Yes, people, good morning to all of you. वेरी गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सब? और सब तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। आज कैपिटल गेन का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास। आज हम सीखेंगे कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा, मतलब प्रॉफिट गेन कैसे कंप्यूट होगा। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करोगे, याद है मैंने पिछले क्लास में बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो जो गेन होता है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो जो गेन होगा उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ, लेकिन अभी सवाल यही उठ रहा है कि सर कंप्यूट कैसे होगा। पहले देखो कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन is the gain arising on transfer of short-term capital asset. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इस फॉर्मेट में तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो रिजल्ट आएगा वो नेट कंसिडरेशन, फिर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर एग्जेम्पशन मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54B, 54D, 54G एक्सेट्रा। तो पहले हम कंप्यूटेशन वाला पोर्शन करेंगे, फिर उसके बाद एग्जेम्पशन वाला पोर्शन करेंगे। तो एग्जेम्पशन मिलने के बाद या एग्जेम्पशन जितना मिलेगा उसको माइनस करने के बाद रिजल्ट आएगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। No deduction shall be allowed in computing the income chargeable under the head capital gain in respect of any sum paid on account of security transaction tax. याद रखो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हम बोलेंगे एसटीटी। तो एसटीटी के लिए तुम्हें कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एसटीडी एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नहीं, एसटीडी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के लिए तुम्हें डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, नेट कंसिडरेशन, फिर माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फिर माइनस होगा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, इसका मतलब अंडर सेक्शन 54 टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। No deduction shall be allowed in computing the income chargeable under the head for STT. Okay. चलो इलस्ट्रेशन 1 रीड करो। सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कशन नहीं हुआ, बड़ा ये बाद में डिस्कशन होगा। अभी थोड़े देर मतलब इलस्ट्रेशन 1 पहले रीड करो, फिर उसके बाद मैं वो कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करूंगा। मिस्टर दिवेश हैड परचेस्ड ए गोल्डन रिंग। बेटा पहले ढूंढना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि वो कैपिटल एसेट या नहीं। अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो सवाल ही खत्म हो जाता है। तो मिस्टर दिवेश हैड परचेस्ड ए गोल्डन रिंग ऑन 17/8/2019 for 20,000. On 1/5/2020 he has sewn a diamond on it
मतलब गोल्ड रिंग के ऊपर एक डायमंड बैठा दिया जिसका कॉस्ट था 25,000। सॉरी, ऑन 1st August 2020 he sold such ring for 80,000 and incurred brokerage for arranging customer 5,000. Compute capital gain. Okay. गोल्डन रिंग कब खरीदा? 17 अगस्त 2019। हाँ, ये हमारा गोल्डन रिंग। वन 5th 2020 को उसके ऊपर डायमंड बैठाया। अच्छा, कितना में खरीदा था? 20,000। ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब इंप्रूवमेंट किया तो रिंग के ऊपर डायमंड बैठाया, इसका मतलब इंप्रूवमेंट हुआ। कितना खर्चा हुआ? 25,000। ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। He sold such ring 80,000 1st August 2020 को। 1st August 2020 को मैंने वो रिंग सोल्ड किया 2000 कितना में? 80 में। ब्रोकरेज कितना खर्चा हुआ? 5,000। पहले देखो क्या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। देखो ये गोल्डन रिंग 36 मंथ का 36 मंथ एप्लीकेबल होगा। यहां से यहां तक 24 मंथ हो रहा है, मतलब 36 मंथ नहीं हो रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 80,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। बड़ा एस्टेट माइनस नहीं होगा, लेकिन ट्रांसफर के लिए जो भी खर्चा करोगे वो माइनस होगा। कितना खर्चा हुआ था? 5,000। तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना? 75। अब माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर माइनस होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20,000, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 25,000। तो तुम्हारा कैपिटल गेन या एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000 आ रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000 आ रहा है। अब देखो सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या है? अभी रीड करो। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ एसेट इन फॉर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ इन फॉर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ। मतलब एसेट को कितना में बेच रहे हो। कैश मिला तो जितना कैश मिला, काइन में मिला उसका वैल्यूएशन होगा। कंसिडरेशन अगर तुम्हें इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, देखो मान लो इसी साल सेल हुआ 20,000 में, इसी साल तुम्हें मिल गया 5,000, फिर अगले साल 5,000, फिर अगले साल 5,000, फिर अगले साल 5,000। इसका मतलब कंसिडरेशन तुम्हें इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। कंसिडरेशन तुम्हें इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि सर जो भी ट्रांसफर होगा कैपिटल गेन, जिस साल ट्रांसफर हो रहा है उसी साल टैक्सेबल होगा। तो यहां पे ट्रांसफर हो रहा है दिस
ईयर। तो इस साल पूरा का पूरा कंसिडरेशन लिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट का कुछ भी फायदा मतलब बेनिफिट्स तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन ये रूल का एक एक्सेप्शन है, कंपल्सरी एक्विजिशन में हम डिस्कशन करेंगे, वो अलग केस है। लेकिन नॉर्मली जिस शेयर एसेट ट्रांसफर हुआ उसी साल फुल वैल्यू कंसीडर होगा। देखो, इन केस कंसिडरेशन इज रिसीवेबल इन इंस्टॉलमेंट इन डिफरेंट ईयर, द एंटायर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन shall be taxable in the year of transfer. हाँ, fair market value deemed to be full value of consideration in certain cases. ऐसे कुछ सिचुएशन है जहां पे तुम्हें जितना मिलेगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन उसका फेयर वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसका मतलब जो एसेट ट्रांसफर हुआ उसका फेयर मार्केट वैल्यू को हम मानेंगे कि ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन 50D where the consideration received or accruing as a result of transfer of a capital asset by an assessee is not ascertainable or cannot be determined. Not ascertainable या cannot be determined. Then for the purpose of computing income chargeable to tax as capital gain, the fair market value of the said asset on the date of transfer shall be deemed to be full value of consideration received, etc. ऐसा तो जनरली नहीं होता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत चला, पहले से वो एक सेक्शन दे रखा है। ये बोल रहा है कि अगर तुम कुछ एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, मैंने कुछ एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं, किसी भी कारण के वजह से कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण हो, आप बोलेंगे सर अगर कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तो कंसिडरेशन नहीं है, हम यही मानेंगे। अगर कंसिडरेशन 0 मानेंगे तो कैपिटल गेन तो अराइज नहीं होगा, बोलो। हाँ, लेकिन डिपार्टमेंट पहले से एक सेक्शन दे रखा है, वो कह रहा है कि अगर कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तो तुम चिंता मत करो, जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। चलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। अब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर करने के लिए अगर कुछ खर्चा करते हो, दैट इज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। इट मीन्स एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड wholly and exclusively in connection with such transfer. Underline the word in connection with such transfer. In connection with such transfer, such as brokerage, commission incurred for securing buyer, cost of stamp or registration fee
बाय द वेंडर, वेंडर का मतलब जो सेल कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, it is reduced from sale consideration to get net consideration. Expenditure must be necessary to affect the transaction and should not be vice. मतलब फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ये रियल एक्सपेंसेस होना चाहिए. Expenditure on transfer may be incurred prior or after completion of transfer. हाँ, ट्रांसफर से पहले एक्सपेंडिचर भी कर सकते हो, वो माइनस होगा. ट्रांसफर के बाद भी तुम्हारा एक्सपेंडिचर इनकर हो सकता है, फिर भी वो माइनस होगा. इफ एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन अंडर एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम, मान लो कि वो एक्सपेंडिचर के लिए तुम्हें पीजीबीपी में डिडक्शन मिल रहा है या अदर सोर्सेस में डिडक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे और माइनस नहीं होगा. If expenditure has been allowed as a deduction under any other heads of income, then the same cannot be claimed as deduction under section 48. Then the same cannot be claimed as deduction under section 48. चलो अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन 55(2). सॉरी, Cost of acquisition includes expenditure incurred for acquiring the asset. वो asset को acquire करने के लिए तुम्हारा जितना खर्चा हो रहा है वो cost of acquisition. और completing the title of asset. asset को acquisition करने के लिए जितना खर्चा हो रहा है, नहीं तो टाइटल हासिल करने के लिए तुम्हारा जितना खर्चा हो रहा है वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. फॉर इंस्टेंस, सम पेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ मॉर्गेज डेब्ट टू क्लियर चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी इज ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, सॉरी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. मैं समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो. लिटिगेशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए शेयर होल्डर टू गेट द शेयर्स रजिस्टर्ड इन हिज नेम will form part of cost of acquisition. देखो ये बहुत सिंपल. मान लो ये एक प्रॉपर्टी, मैंने इसको खरीदा 20 लाख में, ये ओनर था, हाँ मैं बायर. अब बोलो प्रॉपर्टी मेरे लिए कैपिटल एसेट, बोलो हाँ या ना. हाँ, मैंने उसको एक्वायर किया कितना में, 20 लाख में. हाँ, ये प्रॉपर्टी पहले से एक बैंक में मॉर्गेज था. अब बैंक कह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी को रिलीज नहीं करूंगा. तुम खरीदा तो क्या हुआ, पहले से वो प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज है. अगर तुम प्रॉपर्टी को लेना चाहते हो तो मुझे 2 लाख देना पड़ेगा. मैंने बैंक को 2 लाख दिया, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज से रिलीज किया, फिर ओनर को 20 लाख दिया, प्रॉपर्टी खरीदा. अब मेरा सवाल यही है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कितना मानेंगे, 20 लाख या 22 लाख. बोलो 20 या 22. सर 20. नो बेटा, फिर से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डेफिनेशन को रीड करो. फिर से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डेफिनेशन को रीड करो, तब पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा. देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द एसेट. मैंने एसेट को एक्वायर किया 20 लाख में, फिर टाइटल हासिल करने के लिए भी जितना खर्चा करोगे. देखो, सम पेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ मॉर्गेज डेब्ट, तो मॉर्गेज डेब्ट कितना था, 2 लाख. मैंने पेमेंट किया मॉर्गेज डेब्ट को डिस्चार्ज करने के लिए. टू क्लियर
चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुम्हारा 22 lakhs होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुम्हारा 22 lakhs होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो यस सर, नो? यस सर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद और एक फ्लोर बनाया, तो जितना खर्चा मैं करूंगा वो हो जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, cost of improvement means an expenditure incurred to increase the productive quality of the asset। बेटा एक चीज याद रखना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के वजह से एसेट का प्रोडक्टिव क्वालिटी एनहांस होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के वजह से एसेट का प्रोडक्टिव क्वालिटी एनहांस होता है। इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर incurred in making any addition alteration to the capital asset। Sorry, any expenditure which is deductible in computing the income chargeable under any other head of income shall not be treated as cost of improvement। मान लो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उसका डिडक्शन कुछ दूसरे हेड में मिल रहा है, चाहे वो पीजीबीपी में हो, अदर सोर्सेस में हो, कुछ भी हेड में अगर उस वो खर्चा का डिडक्शन मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे हम इसको इग्नोर करेंगे, वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं माना जाएगा। अन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय शेयर होल्डर टू फाइल ए suit to amend articles of association which result in appreciation of value of share shall be treated as cost of improvement। एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उन्होंने कोर्ट में केस किया, कुछ खर्चा भी किया शेयर का वैल्यू बढ़ाने के लिए, ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा। बड़ा ये सब केस स्टडी का एक एक पार्ट है, केस स्टडी वाला पोर्शन हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी प्रोविजन को समझेंगे। चलो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन खत्म हो गया, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बड़ा फॉर्मेट बिल्कुल सेम ही है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के जगह पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के जगह पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा। चलो देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो रिजल्ट आएगा नेट कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब बड़ा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम इंडेक्सिंग करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम इंडेक्सिंग करेंगे। फिर एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54, 54B, D, E, F एक्सेट्रा। एग्जेम्पशन हम बाद में पढ़ेंगे। जो रिजल्ट आएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो रिजल्ट आएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
Notes. No deduction shall be allowed in computing the income chargeable under the head capital gain in respect of any sum paid on account of STT. बड़ा STT माइनस नहीं होगा, STT माइनस नहीं होगा। ओके, अब सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम इंडेक्सेशन करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज डिस्कस्ड इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिस्कशन किया था। एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू प्राइस लेवल ऑफ द ईयर ऑफ सेल as per explanation to section 48. Index cost of acquisition is an amount which bears to the cost of acquisition the same portion as cost inflation index for the year etc. बेटा ये पैराग्राफ तुम रीड मत करो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू जिस शेयर ट्रांसफर हो रहा है उस शेयर का इंडेक्स डिवाइड बाई जिस साल एक्विजिशन हुआ था उस शेयर का इंडेक्स, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाई इंडेक्स ऑफ द एक्विजिशन ईयर। सर इंडेक्स का मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्स वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइन है। हर फाइनेंशियल ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। टू 2020-21 तक ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। 21-22 में हाई इन्फ्लेशन इंडेक्स आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 21-22 में इन्फ्लेशन कितना हुआ था। पेट्रोल, डीजल, गैसेस, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सारे चीज का इन्फ्लेशन ए से जा रहा था। तो वेट करो, ठीक है। ये इंडेक्स आने मतलब गवर्नमेंट कितना इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रहा है, डिक्लेयर कर रहा है 21-22 के लिए। सर क्या हमें ये इंडेक्स याद रखना पड़ेगा? हाँ, याद रखोगे तो अच्छा होगा, फिर भी इंडेक्स क्वेश्चन में दे देगा, नहीं तो बाजू वाले से हम पूछ लेंगे। चलो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाई इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बस वही फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाई इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है 2001 to 100, मतलब बेस ईयर मानते 2001-2 को 23105, 34109, 45113, 56117, 67122, 78129, 89137, 910-148, 10-11-167, 11-12-184, 12-13-200, 13-14-220, 14-15-240, 15-16-254, 16-17-264, 17-18-272, 18-19-280, 19-20-289, 20-21-301. Index cost of acquisition has to be ascertained with reference to the date of acquisition and not with reference to the
डेट व्हेन सच एसेट बिकेम ए कैपिटल एसेट। ऑब्वियसली एक्विजिशन जिस दिन हुआ उस दिन का इंडेक्स देखा जाएगा। बेटा न्यूमरेटर रहेगा इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, डिनोमिनेटर रहेगा इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर। ठीक है, तो एक्विजिशन एकदम लास्ट तक अगर देखोगे तो 2001 टू, अगर एसेट 1 से पहले एक्वायर्ड हुआ है तो नेक्स्ट कंसेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, क्योंकि 2001 से पहले इंडेक्स नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर्ड हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? दो चीज के लिए देखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का। तो देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या होगा। If an asset acquired before 1/4/2001, if an asset acquired before 1/4/2001, then its cost of acquisition shall be higher of the following। अगर तुम एसेट को 1/4/2001 से पहले एक्वायर किए हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये दोनों का जो हायर होगा वो हायर लिया जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001। तुम एक्चुअली कितना में एक्वायर किए हो? 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू, व्हिच इज हायर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर इंप्रूवमेंट किए हो 1/4/2001 से पहले वो इग्नोर होगा। इग्नोरिंग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001। In case of capital asset being land or building or both, the fair market value of such asset on 1/4/2001 shall not exceed the stamp duty value wherever available of such asset on 1/4/2001। सर क्या मतलब इसका? तुम अभी इग्नोर करो इन नोट्स को। सर क्यों? बेटा जो अच्छा होगा तेरे लिए मैं यही कह रहा हूं, यही सजेस्ट कर रहा हूं। पढ़ो, सारी चीजें एक साथ पढ़ो। तुम घबराओगे, कंफ्यूज होगे, फिर बोलोगे डीटी बहुत दिक्कत दिलाता है, डीटी बहुत डिफिकल्ट। नहीं बेटा, डीटी डिफिकल्ट नहीं है। डीटी को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो डीटी बहुत इजी। हाँ, सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। मैंने यही कह रहा हूं कि अगर 1/4/2001 से पहले एसेट एक्वायर्ड हुआ है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिच एवर इज हायर होगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सुनो, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, क्या इसको हम बोल सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए गवर्नमेंट का
स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑलरेडी मेंशन हुआ है, सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक वैल्यू गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है जिसको कहते हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। हाँ, अगर वो कैपिटल एसेट तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट ऑन 1/4/2001 shall not exceed स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। वो कह रहा है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट, तो स्टाम्प फेयर मार्केट वैल्यू कभी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड नहीं करेगा। तो सिंपली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू, उसी दिन का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, व्हिचएवर इज लोअर हम लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर फेयर मार्केट वैल्यू लोअर तो फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लोअर मतलब फेयर मार्केट वैल्यू हायर, वो कह रहा है कि हाई वैल्यू नहीं चलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू कभी एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाएगा यहां पे। फिर एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर। हाँ, अब समझ में आया? यस सर। फिर भी समझ में नहीं आया तो एक काम करो, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ और एक बार देखो। ये पॉइंट्स सॉरी, द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ asset on which depreciation is allowed। बेटा डिप्रिसिएबल एसेट के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये जो प्रोविजन अभी हम पढ़ते हैं वो दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिप्रिसिएबल एसेट, सेल्फ जनरेटेड एसेट अदर देन बोनस शेयर। सेल्फ जनरेटेड एसेट के लिए भी ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का क्या होगा बेटा? 1/4/2001 से पहले अगर कुछ इंप्रूवमेंट किए हो वो इग्नोर होगा। एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट incurred by the assessee or the previous owner before 1/4/2001 shall not be considered। ओके, इंडेक्सेशन 100 लिया जाएगा। क्या होगा? नीचे था एक्विजिशन का इंडेक्स, तो अगर 1/4/1 से पहले एक्विजिशन हुआ है तो ये प्रोविजन लगेगा, इंडेक्सेशन 100 लिया जाएगा। इसका मतलब यही माना जाएगा कि एसेट 1/4/2001 में एक्वायर्ड हुआ है। चलो फटाफट इलस्ट्रेशन 2 रीड करो। ऑन 23rd December 2020 रजत सोल्ड 500 grams ऑफ गोल्ड। बेटा गोल्ड कैपिटल एसेट होगा। द सेल कंसिडरेशन ऑफ व्हिच 13,50,000, ही हैड एक्वायर्ड दिस गोल्ड ऑन 20th August 2000, मतलब 1/4/2001 से पहले फॉर 4 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को था 3,60,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। बड़ा असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23, 24-25 कुछ भी हो सकता है।
लेकिन प्रोविजन तो जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा वही रहेगा। अब देखो सेल कंसिडरेशन कितना 13,50,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नील, नेट कंसिडरेशन 13,50,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर्ड हुआ है, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना 4 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू कितना 3,60,000, तो व्हिच एवर इज हायर 4 लाख इनटू जिस साल ट्रांसफर हो रहा है उसी साल का इंडेक्स 301 डिवाइड बाई 12 का इंडेक्स 100, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के लिए इंडेक्सेशन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए इंडेक्सेशन होगा, लेकिन फॉर दिस अंडर दिस सिचुएशन अब ये सारे केसेस के लिए इंडेक्सेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, मतलब लॉन्ग टर्म होने से भी इंडेक्सेशन नहीं होगा। Cases where indexation benefit is not available even on transfer of long-term capital asset, डिबेंचर और बॉन्ड्स। मैं शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी डिबेंचर और बॉन्ड की बात कर रहा हूं। डिबेंचर और बॉन्ड कभी भी इंडेक्सेशन नहीं होगा। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर अदर देन कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, बेटा कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड का इंडेक्सेशन होगा, क्योंकि अदर देन ना सोवियरिजिन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय आरबीआई उसका इंडेक्सेशन होगा। तो कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड, सोवियरिजिन गोल्ड बॉन्ड, इसको छोड़ के जो भी डिबेंचर बॉन्ड है उसका इंडेक्सेशन नहीं होगा। स्लम्प सेल के केस में इंडेक्सेशन नहीं होगा। सर स्लम्प सेल क्या होता है बाद में डिस्कशन करेंगे। इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड उसका इंडेक्सेशन नहीं होगा। नॉन रेसिडेंट के द्वारा अगर कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, सर्टेन ट्रांजैक्शन, उसका इंडेक्सेशन नहीं होगा। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जीडीआर उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो इंडेक्सेशन नहीं होगा। तुम्हारे एग्जाम के लिए डिबेंचर बॉन्ड, स्लम्प सेल, ये दोनों इंपॉर्टेंट, तो तुम याद रखो डिबेंचर बॉन्ड, स्लम्प सेल, ये इंडेक्सेशन नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 डीम्ड और नोशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो क्या होता है पहले समझो। मान लो मैंने
इस दिन एक कैपिटल एसेट खरीदा था, इस दिन बेच दिया, मतलब ये मेरे ट्रांसफर, ये एक्विजिशन, मैंने खुद खरीदा था। कितना में? 20 लाख में। ये 20 लाख होगा मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बोलो, क्या ये नोशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? सर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट मेरे हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर किया जाता है। सर क्यों? देखो, मान लो कि सिचुएशन ऐसे हुआ, पहले वो एसेट मिस्टर एक्स के पास था, मिस्टर एक्स वो एसेट को खरीदा था, कितना में? 20 लाख में। अब बोलो, मिस्टर एक्स का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? 20 लाख। इस दिन मिस्टर एक्स ने मुझे गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। अब बोलो, मुझे तो एसेट फ्री में मिल गया, हाँ, क्या मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा? हाँ, मेरे लिए तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा क्योंकि मुझे एसेट फ्री में मिला। लेकिन प्रीवियस ओनर का कॉस्ट कितना? 20 लाख, वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, लेकिन वो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, नोशनल या डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ, इन कैपिटल गेन there is some situation where cost of previous owner is considered as cost of acquisition for the assessee. केस ए रीड करो, सॉरी। In certain cases stated below, cost of acquisition of the previous owner of the property shall be deemed to be cost of acquisition for the assessee। मतलब ये सारे केसेस में प्रीवियस ओनर का कॉस्ट एसेसी का कॉस्ट माना जाएगा। एसेट रिसीव्ड ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एक दो केस तो मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, बाकी मैं रीड कर लूंगा, तुम समझ जाओगे। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग पावर एनहांस करना बहुत जरूरी। ये हमारा एचयूएफ, एचयूएफ एक बिल्डिंग खरीदा था 20 लाख में। अब एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, मैं एचयूएफ का मेंबर। अब पार्टीशन के वजह से वो बिल्डिंग मुझे मिला। बोलो, जब मैं इस बिल्डिंग को ट्रांसफर करूंगा तो मेरे लिए कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील, लेकिन कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर मेरे हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। एसेट रिसीव्ड ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, एसेट रिसीव्ड अंडर गिफ्ट और विल। अगर तुम्हें गिफ्ट में मिल रहा है तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू यू। एसेट रिसीव्ड बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन, एसेट रिसीव्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फार्म, BOI AOP, asset received on liquidation of company, asset received under a trust। बेटा याद करो, ये सब एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर था। हाँ, इसीलिए ट्रांसफरर को एग्जेम्पशन मिला था, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ तुम्हारे हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, इसीलिए उनको एग्जेम्पशन मिला था। क्या वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर हुआ था।
लेकिन इसको खुद रीड कर लेना, सारे एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर वाला कंसेप्ट। तुम याद रखना, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, गिफ्ट विल, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डिसोल्यूशन ऑफ फार्म बीओआईएओपी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये सारे केसेस में कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर इज कॉस्ट टू आरसीसी। कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर इज कॉस्ट टू आरसीसी। बेटा डीटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि बहुत सारे प्रोविजन याद रखना पड़ेगा। हाँ, समझने के लिए डीटी बहुत इजी, अकाउंटिंग डिफिकल्ट हो सकता है, कॉस्टिंग डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन डीटी और लॉ ये दोनों समझने के लिए बहुत इजी, लेकिन याद रखना समझदार के लिए इशारा काफी। पार्ट बी, sorry, in certain cases stated below, cost of acquisition of capital asset shall be, ये कुछ स्पेशल केसेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, where capital asset being equity shares of a company, underline the word equity shares of a company, became the property of the assessee on conversion of preference share into equity shares। मतलब मेरे पास प्रेफरेंस शेयर था, हाँ, अब वो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर को कन्वर्ट हो गया। हाँ, देखो बेटा मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये मेरा प्रेफरेंस शेयर, मैंने इसको खरीदा था 1499 में। किसको मैंने खरीदा था? प्रेफरेंस शेयर को। अब कंपनी ने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में। ये मेरे लिए इक्विटी शेयर है। बोलो इसको मैंने कितना में खरीदा? सर इसको तो आप नहीं खरीदे हैं, आप तो प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे। हाँ, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट, बस वही बात कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स shall be considered as cost of acquisition of such converted equity share। हाँ, similarly cost of units in the consolidating plan, चलो ये म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पहले तुम्हारे पास कुछ यूनिट्स है, फिर उसके बाद प्लान कंसोलिडेट हो जाता है, तुम्हें कंसोलिडेटेड प्लान का यूनिट्स मिल जाता है, तो जो यूनिट्स तुम खरीदे थे उसी का कॉस्ट कंसोलिडेटेड यूनिट्स का कॉस्ट माना जाएगा। ओके, इसको अभी रीड मत करो। कन्वर्शन ऑफ इन्वेंटरी इनटू कैपिटल एसेट, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, डिस्कस्ड लेटर। स्पेशल केस है where the capital asset being a shares of company is acquired by a non। अच्छा एक काम करो, अभी जितना भी पॉइंट है इसको इग्नोर करो, कोई बात नहीं। देखो बेटा, सेक्शन 49 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का था, नहीं, डीम्ड और नोशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का था, उसका समरी यहां पे दिया हुआ है, तुम समरी रीड करो। Cost of acquisition of an asset
where the cost of acquisition of previous owner is ascertainable. previous owner का cost of acquisition ascertainable, तो cost of acquisition of previous owner याद है मैंने बताया था गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, इस सारी सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट टू एसेसी। हाँ, अगर प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन असर्टेनेबल है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर लिया जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर इज नॉट असर्टेनेबल, पहले से मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था, मैंने बताया था कि अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन असर्टेन नहीं हो पा रहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑन व्हिच द प्रीवियस ओनर हैड एक्वायर्ड, जिस दिन प्रीवियस ओनर वो एसेट को एक्वायर्ड किया था उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। ओके। Improvement expenditure, where a capital asset became the property of the assessee by any of the modes specified in section 49(1). 49(1) क्या था? Deemed or notional cost of acquisition. Cost of improvement includes improvement expenditure incurred by the previous owner. मतलब previous owner जितना improvement किया था अब वो सारे improvement आरसीसी को ट्रांसफर हो जाएगा, वो आरसीसी का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसीडर किया जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रीवियस ओनर शैल बी कंसीडर्ड फॉर क्लासिफाइंग द एसेट इनटू शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसका मतलब बेटा कॉस्ट प्रीवियस ओनर का, हाँ, इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी प्रीवियस ओनर का और पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का भी कंसीडर किया जाएगा। मतलब तुम्हारा पीरियड ऑफ होल्डिंग जिस दिन प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड किया था उसी दिन से शुरू होगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रीवियस ओनर शैल बी कंसीडर्ड, लेकिन इंडेक्सेशन होगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट शैल बी अवेलेबल फ्रॉम द ईयर व्हेन द करंट ओनर फर्स्ट हेल्ड द प्रॉपर्टी। देखो मान लो 2012 में 2012 में प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड किया था, वो तुम्हें मिल रहा है 2016 में 49(1) में। 49(1) का मतलब जो स्पेसिफाइड केस था। अब प्रीवियस अच्छा तुम ट्रांसफर कर रहे हो 2020 में, 2021। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, नेट कंसिडरेशन माइनस, मान लो कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म ही होगा, क्यों? अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग 2016 से 20 या 12 से 20, क्यों? क्योंकि प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसीडर किया जाएगा। ओके। कॉस्ट प्रीवियस ओनर का, तो जब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का इनटू ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स 2021 डिवाइड बाई 2012 का इंडेक्स या 16 का इंडेक्स, 16 का इंडेक्स। क्यों? ये पैराग्राफ रीड करो। Indexation benefits shall be available from the year when the current owner first held the property. जिस दिन तुम्हें मिला, करंट ओनर को मिला, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ अ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन व्हिच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द करंट ओनर, प्रीवियस ओनर ने।
अब इंडेक्सेशन बेनिफिट्स ऑन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, indexation benefits on cost of improvement. Indexation benefits shall be available from the year when the improvement expenditure incurred, whether by current year, current owner or by the previous owner. मतलब इंप्रूवमेंट के लिए इंडेक्सेशन होगा जिस साल इंप्रूवमेंट हुआ था, चाहे वो करेंट ओनर किया है या प्रीवियस ओनर किया है. तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट. मान लो कि 2013 में इंडेक्स सर इंप्रूवमेंट हुआ था, प्रीवियस ओनर किया था, तो 2013 का इंडेक्स. इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए जिस साल करंट ओनर को एसेट मिल रहा है उसी साल का इंडेक्स लिया जाएगा, लेकिन इंप्रूवमेंट के लिए जिस ईयर इंप्रूवमेंट हुआ था उसी साल का इंडेक्स, चाहे वो इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर किए या करंट ओनर किए. प्रीवियस ओनर मीन्स द लास्ट ओनर हु एक्वायर्ड सच एसेट थ्रू ए मोड अदर देन 49(1). हाँ, 49(1) कंप्लीट. देखो, मान लो मेरे पास एक कैपिटल एसेट है, मैंने किसी को बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था, फिर एडवांस मैंने लिया था. अब वो एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है या फॉरफिट हो रहा है, वो एडवांस मनी फॉरफिट हो रहा है क्योंकि सामने वाला पार्टी एसेट नहीं ले रहा है, जो एडवांस मैंने लिया था उसको फॉरफिट कर रहा हूं. वो फॉरफिटेड अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा. असेसमेंट ईयर 15-16 से एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड as an advance or otherwise in the course of negotiation for transfer of a capital asset shall be taxable as income from other sources if such sum is forfeited, the negotiation do not result in transfer. अगर ट्रांसफरर मतलब आरसीसी डिफॉल्ट कर रहा है, आरसीसी को कंपेंसेशन देना पड़ रहा है. इफ ट्रांसफरर कमिट्स डिफॉल्ट एंड ट्रांसफरी रिसीव एनी कंपेंसेशन अपार्ट फ्रॉम रिफंड ऑफ एडवांस मनी, एडवांस मनी भी रिफंड हुआ, फिर ट्रांसफरर कंपेंसेशन दिया, द कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरी shall be treated as sale consideration against transfer of purchasing right and charge to capital gain. देखो, मैं ओनर हूं, ध्यान से समझो, मैं ओनर हूं, मेरे पास एक कैपिटल एसेट था, मैंने मिस्टर वाई को बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था, फिर एडवांस लिया था 50,000. अगर वाई का डिफॉल्ट होगा, मैं वो एडवांस मनी को फॉरफिट करूंगा, वो एडवांस मनी जो मैंने फॉरफिट किया वो मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा. मान लो मैंने डिफॉल्ट किया, अब वाई ने केस किया या कंप्लेंट डाला मेरे खिलाफ में, मुझे एडवांस मनी रिफंड करना पड़ा, उसके साथ साथ 10,000 का कंपेंसेशन भी दिया. किसको? वाई को. अब वो जो कंपेंसेशन मिला किसी को, वाई को, वो कंपेंसेशन वाई के हाथ में कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा
क्यों सर? यहां पे तो वाई का कैपिटल देखो, वाई के पास एक राइट था ये कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए। अब वाई वो राइट को सरेंडर कर रहा है जिसके लिए 10,000 ले रहा है। तो सरेंडर ऑफ राइट, रेलिकेसमेंट ऑफ राइट था, ट्रांसफर राइट भी है कैपिटल एसेट। इसका मतलब वाई राइट सरेंडर कर रहा है 10,000 में, तो ये 10,000 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कुछ है ही नहीं, तो ये पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा। किसके हाथ में? वाई के हाथ में। रीड करो, इफ ट्रांसफरर कमिट्स डिफॉल्ट एंड ट्रांसफरी रिसीव एनी कंपेंसेशन, the compensation received by the transferee shall be treated as sale consideration against transfer of purchasing right and charged to capital gain. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा। ओके, आज के क्लास को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे स्पेशल केसेस, इंश्योरेंस क्लेम का, कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन, कुछ स्पेशल केसेस। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्पेशल केस डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।